बहुत दिनों से अभी शोर शराबा चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर के। बहुत ज़ोर शोर से हल्ला चल रहा था कि वक्फ बोर्ड कानून बनाने जा रही है सरकार, उसमें संशोधन करने जा रही है, तमाम तरह की बातें आ रही है। लेकिन है क्या वक्फ बोर्ड? आम भाषा में हम कैसे समझेंगे वक्फ बोर्ड क्या है, कैसा है? अगर आप संक्षिप्त में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। अब पूरे देखिए, 10-12 मिनट की वीडियो है, लेकिन इसमें पूरी की पूरी आप संक्षिप्त में मोटे मोटे आम भाषा में आपको बहुत सुंदर वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं वक्फ बोर्ड से रिलेटेड मामला। स्वतंत्र भारत में जमींदारी खत्म हो गई, पर पैदा हो गया एक मजहबी जमींदार वक्फ बोर्ड। आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में कि वक्फ बोर्ड है क्या चीज़। जैसे मैंने शुरू में बताया, आपको पूर्ण जानकारी यहाँ मिलेगा। कर्नाटक में शुरुआत करते हैं यहाँ से कि ये झमेला झगड़ा कहाँ से शुरू हो गया, ये कैसे लाइट में आया, कैसे लाइमलाइट में आया और कैसे क्या जो हुआ। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, सारे बातों को ध्यान से सुनेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद वक्फ बोर्ड की बयानबाजी तेज हो गई। राज्य में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शफी सादी ने जहां इस जीत पर कहा कि अब नई सरकार में मुस्लिम समुदाय का उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और 5 मुस्लिम विधायकों को खास विभाग दिया जाना चाहिए। वहीं गुलबर्गा के वक्फ जिला अध्यक्ष सैयद हबीब सरमस्त का एक बयान वायरल हुआ कि मुसलमानों को किसी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को किसी भी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। उनके पास गुलबर्गा में ही 27,000 एकड़ से ज़्यादा वक्फ की ज़मीन है। अगर मुसलमान वक्फ को सही से संभालते हैं तो उसके पास इतना है कि वो हुकूमत को कर्जा दे सकते हैं। मसला यहाँ से उठा, इस बयानबाजी से उठा, यहीं से ये सारे मसला आगे आना शुरू हो गया। अब ये वक्फ बोर्ड है क्या चीज़ जिसके बूते इतने बड़े दावे हो रहे हैं, इसे तो जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसका काम क्या है? जो इसके सदस्य राज्य में जीतने वाली कांग्रेस को कह रहे हैं कि सरकार में उनके समुदाय के डिप्टी सीएम चुने जाए, इनके पास इतनी संपत्ति कैसे है? जो हुकूमत को कर्जा देने की बात खुलेआम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ओवर हो गया कि लोग सोचने लगे कि इसके पास कहाँ से आए इतनी संपत्ति, कि जो हुकूमत यानी कि सरकार को भी कर्जा देने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से मामला आगे बढ़ गया। तो आइए इस वक्फ बोर्ड के बारे में सारी जानकारी लेते हैं और बताते हैं कि कैसे लोकतांत्रिक देश में मजहब के नाम पर शुरू संस्था का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि वो धीरे धीरे देश के तीसरे सबसे बड़े जमींदार बन गए। अब यहाँ पर मसला आ गया कि तीसरे जमींदार बन गए, यानी कि 2 और जमींदार हैं। तो वो कौन है जी? तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट रेलवे के पास अकूत संपत्ति है, अकूत ज़मीन है। उसके बाद आर्मी के पास अकूत संपत्ति है, अकूत ज़मीन है। तीसरे में वक्फ बोर्ड। तो आपने जान लिया 3 जमींदार हमारे देश में है। अब इसके बाद आगे जानते हैं वक्फ बोर्ड होता क्या है। तमाम तरह की चीज़ें आपके समक्ष में लेके आता हूँ, बने रहिए आप द रिव्यू में हमारे साथ। वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान में दी गई संपत्ति का रखरखाव करता है। जैसे इस्लाम मजहब मानने वाले जब अपने किसी चल या अचल संपत्ति को ज़कात में दे देते हैं तो वो संपत्ति तभी से वक्फ बोर्ड कहलाती है। ज़कात दिए जाने के बाद इस संपत्ति पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं होता है, यानी कि किसी का मालिकाना अधिकार होता ही नहीं, उसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है और उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड को दे दी जाती है। ये संस्था उस संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी काम को संभालती है, जैसे उसे बेचने, खरीदना, किराए पर देना आदि सब कुछ वो संस्था वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। एक बार यदि कोई व्यक्ति ये वक्फ बोर्ड दे देता है, एक बार यदि कोई व्यक्ति ये वक्फ दे देता है तो फिर उसके बाद उसका उस संपत्ति को कभी वापस नहीं ले सकता। यानी कि सरल भाषा में समझे, एक बार अगर आपने उसको दे दिया वक्फ को तो वो कभी वापस आपको नहीं मिल सकता है। वक्फ बोर्ड उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। आज़ाद भारत में कैसे हुई वक्फ की शुरुआत, मतलब वक्फ बोर्ड की शुरुआत ये कैसे हुई, अब इसको जान लेते हैं बहुत प्यार से। आज़ादी के बाद भारत में वक्फ एक्ट 1954
नेहरू सरकार लेकर आई थी। साल 1995 में एक्ट कुछ संशोधन हुआ। इस संशोधन के बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति दी गई और कुछ ऐसे बदलाव हुए जिस पर अक्सर विवाद होता रहता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल करता है वक्फ बोर्डों की देखभाल, यानी उसका जो देखरेख होता है सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग करता है। कैसे, जानिए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1964 में भारत सरकार द्वारा 1954 के इस वक्फ अधिनियम के तहत की गई थी। यह केंद्र निकाय वक्फ अधिनियम 1954 यानी 1954 की धारा 9(1) के प्रावधानों के तहत स्थापित विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख करता है। देश भर में कितने वक्फ बोर्ड हैं इसे भी जान लेना जरूरी है। जानिए, देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और 32 स्टेट बोर्ड है। यानी कि अभी मैंने बताया कि देश भर में कितने वक्फ बोर्ड है उसको जान लीजिए। तो मैं फिर पुनः बता रहा हूँ, देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और 32 स्टेट बोर्ड है। हर राज्य के अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं, जबकि केंद्र अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होता है। यानी केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, जो कल्याण मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो वक्फ काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होता है, उसका अध्यक्ष हो जाता है। तो ये भी जान लेना चाहिए वक्फ बोर्ड में कौन होता है शामिल, इसे भी जानिए। बात करें वक्फ बोर्ड के सदस्यों की तो इसमें शीर्ष पर सारे मुस्लिम अधिकारी होते हैं, जैसे एक अध्यक्ष राज्य सरकार की ओर से या एक या दो नामित व्यक्ति, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम वकील, मुस्लिम आईएएस, इस्लामी स्कॉलर, टाउन प्लानर और इनके अलावा एक लोकल केबल मुतवल्ली भी होता है। वक्फ के पास कितनी संपत्तियां हैं यह भी आपको जानना जरूरी है कि वक्फ के पास कितनी संपत्तियां हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि वक्फ बोर्ड रेल और सेना के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बनता जा रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश भर में 8,65,646 संपत्तियां पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है। इसमें से 80,000 से ज़्यादा संपत्ति वक्फ के पास केवल बंगाल में है। 80,000 से ज़्यादा सिर्फ बंगाल में है। इसके बाद पंजाब में वक्फ बोर्ड के पास 70,994, तमिलनाडु में 65,945 और कर्नाटक में 61,195 संपत्तियां हैं। देश के अन्य राज्यों में भी इस संस्थान के पास बड़ी संख्या में संपत्तियां हैं। कानूनी वैधता पर सवाल, याचिका खारिज, जान लेते हैं। वक्फ के नाम पर वक्फ बोर्ड में जोड़ी गई इतनी संपत्तियां पर पिछले दिनों बहुत सवाल उठे। यूपी जैसे राज्यों में तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां पर जांच के लिए राज्य सरकार जांच के आदेश भी दे चुकी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल वक्फ बोर्ड को असंवैधानिक करार देने के लिए एक याचिका डाली गई थी। हालांकि कोर्ट में याचिका ये कहकर खारिज कर दी कि इस मामले में याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं हुए। याचिका डालने वाले अश्विनी उपाध्याय इसके संवैधानिक मान्यताओं पर सवाल खड़ा करते हुए कहते हैं, वक्फ के नाम से भारतीय संविधान में एक शब्द नहीं है। सरकार ने 1995 में वक्फ एक्ट बनाया और यह सिर्फ मुस्लिम के लिए बना दिया। उन्होंने पूछा कि जब संविधान में ही ऐसा शब्द नहीं था तो ये वक्फ एक्ट बना कैसे, उन्होंने यह पूछा अश्विनी उपाध्याय ने। इसमें मुस्लिम विधायक, एमपी, वकील, आईएएस, स्कॉलर और टाउन प्लानर और एक मुतवल्ली होता है, मगर जो इसका पूरा खर्चा होता है वो पूरा का पूरा जनता के टैक्स से दिया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार मस्जिद मज़ारों से पैसे ही नहीं लेते हैं और वक्फ पर उनके सदस्यों के वेतन में पैसे खर्च करेंगे तो ये आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं हुआ, यह उन्होंने पूछा। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड 1995 के जरिए वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियाँ दे दी गई हैं। उन्हें ये अधिकार दे दिया गया है कि उनके
सब धार्मिक संपत्तियों से जुड़े मामले ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाएंगे। ट्रिब्यूनल कोर्ट में यह जाएंगे। वो सवाल करते हैं कि देश में इतनी ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं है, ऐसे में अगर वक्फ जाकर किसी की संपत्ति पर दावा ठोकता है तो लोगों को दर दर भटकना पड़ता है, तब सुनवाई नहीं होती, जबकि बाकी धर्मों के मामले आराम से सिविल कोर्ट में सुन लिए जाते हैं। अब लोकतांत्रिक देश में वक्फ के मायने क्या है, इसको भी हमें जानना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में वक्फ के मायने। सुप्रीम कोर्ट में भले ही वकील अश्विन उपाध्याय की याचिका खारिज कर दी, लेकिन उठाए सवाल गलत नहीं थे। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मजहबी आधार पर ऐसे बोर्ड और कानून बनाना कहाँ तक उचित है। पिछले ही दिनों ये खबर आई कि एक पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार बता दिया है, जबकि लोग उस पर सालों से रह रहे हैं और ज़मीन पर भी, मंदिर भी ज़मीन पर है। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है कि किसी भी अन्य धर्म के संपत्ति से जुड़े मामलों पर सिविल कोर्ट सुनवाई कर लेता है, जबकि अगर किसी वक्फ की संपत्ति का विवाद हो तो वो केवल ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही सुनी जाती है। यानी कि अगर वक्फ कहीं भी कहता है कि किसी गैर इस्लामिक शख्स की ज़मीन भी उनके हिस्से में आती है तो उसे व्यक्ति की ट्रिब्यूनल कोर्ट जाकर शिकायत करनी पड़ती है। और देश में इन कोर्टों की संख्या मात्र 14 है, सिर्फ और सिर्फ 14 है। वही अगर यही विवाद किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से जुड़ा है तो बड़े आराम से मामला सिविल कोर्ट में सुना जाता है। तो फिर यह वक्फ कोर्ट का मामला सिविल कोर्ट में क्यों नहीं सुना जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लामिक देशों तक में नहीं है, फिर भी वो चाहे तुर्की, लीबिया, सीरिया, इराक हो या कोई अन्य इस्लामिक देश, लेकिन भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आज हालात ऐसे हैं कि इन्हें देश में तीसरा सबसे बड़ा ज़मींदार बताया जा रहा है। इनके पास अकूत संपत्ति है। आशा करता हूँ कि आप वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे, सुन लिए होंगे, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ प्लस माइनस हुआ है या ऐसा कुछ है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना विचार रखिए, मैं उसका भी समाधान आपके समक्ष रखूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल द रिव्यू को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घंटे के बटन से टन से दबा करके उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो अपना कमेंट्स अवश्य दीजिए और बताएं कि मैं किस मुद्दे पर आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।